आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10। तो आपका अध्याय 5 होने वाला जो है समांतर श्रेणी। तो इससे पहले वाले अध्याय को मैं पहले करवा चुका हूं। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप और जो आपके पहले वाले अध्याय हैं उनको आप देख सकते हैं। तो आपका जो अध्याय 5 है समांतर श्रेणी, इसे हम आज हल करेंगे। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी एक बहुत ही सिंपल अध्याय है और आप पे सॉल्व करते बन जाएगा। तो पहले हम समझते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। जो आपकी समांतर श्रेणी होती है उसमें मैं पहले आपको एक उदाहरण देकर बताता हूं। तो आपका समांतर श्रेणी का पहला उदाहरण है 1 4 7 10। और दूसरा उदाहरण है आपका 2 4 8 10 14 ... तो समांतर श्रेणी क्या होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपकी प्रथम श्रेणी है, इसमें आप पहले और दूसरी पद में अंतर कितना है। पहले और दूसरी पद में अंतर है आपका 3। और आप दूसरे से तीसरे पद के बीच में अंतर है वो है आपका 3। और जो आपका 3 से चौथे पद के बीच में अंतर है वो है आपका 3। तो समांतर श्रेणी उसे कहते हैं स्टूडेंट्स, जो जिस श्रेणी में जो आपके पद दिए हैं उनके जो बीच का अंतर होता है वो बराबर होना चाहिए। जैसे 1 और 4 के बीच अंतर कितना है, 3 है। और 4 और 7 के बीच अंतर कितना है, 3 है। 7 और 10 के बीच अंतर कितना है, 3 है। तो यदि दी गई श्रेणी में जो बीच के पद होते हैं और उनके बीच जो अंतर होता है यदि वो समान हो तो वो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। जैसे कि उदाहरण 2 है आपका। 2 में आप देखें कि आपकी श्रेणी दी गई है 2 4 8 10 14। तो आप देखेंगे कि आपका 2 और 4 के बीच अंतर कितना है, 2 है। 4 और 8 के बीच अंतर कितना है, 4 है। और 8 और 10 के बीच अंतर है आपका 2। 10 और 14 के बीच अंतर है 4। तो इसमें जो अंतर है वो समान नहीं है। क्या इसमें पहले में अंतर 2 है, दूसरे में 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है। तो यदि अंतर समान है तब भी समांतर श्रेणी होगी, और यदि अंतर समान नहीं है तो वह समांतर श्रेणी नहीं होगी। जैसे कि इसमें अंतर बिल्कुल समान है, 3 3 3। इसमें 2 4 2 4 है। तो जो बीच के दो पद होते हैं उनका यदि अंतर समान होता है तो वो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसके बाद हम और जो आपकी समांतर श्रेणी होती है इसे शॉर्टकट में AP से प्रदर्शित किया जाता है। तो फिर से हम एक उदाहरण लेते हैं। समांतर श्रेणी, इसे शॉर्टकट में AP से प्रदर्शित किया जाता है। और जो आपका जो पहला उदाहरण है 1 4 7 10। तो जो आपकी समांतर श्रेणी दी जाती है इसमें आपका पहला पद होता है A1, द्वितीय पद होता है A2, तृतीय पद होता है A3 और चतुर्थ पद होता है A4। इसी प्रकार जितने आपके पद दिए जाते हैं उसी प्रकार A5 A6 A7 A8 इस प्रकार से आपका क्रम बढ़ता जाता है। इसके बाद जो आपका प्रथम पद होता है वो होता है A1। और इसमें जो इन दोनों पदों के बीच अंतर होता है उसे हम सर्वांतर बोलते हैं। सर्वांतर D बराबर आपका होता है A2 माइनस A1। तो A2 पद है आपका 4। जैसे आपका A2 का मान है 4 और A1 का मान है आपका 1। तो आपका सर्वांतर आ जाएगा D। सर्वांतर यदि आपको निकालना है तो आपको A2 में से A1 घटा देना, और यदि आपको A3 और A2 के बीच सर्वांतर निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, D बराबर A3 माइनस A2। तो आपका आ जाएगा 7 माइनस 4। तो यहाँ घटा दें तो आपका 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो सर्वांतर है
वो समान आ रहा है, कोई भी पद आप घटा के देख लें, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब जैसे आप फिर से एक बार सर्वांतर निकालें, A4 माइनस A3, तो आप देखेंगे 10 माइनस 7, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो यदि सर्वांतर समान आए तो वह समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी की एक और पहचान है कि यदि सर्वांतर समान आता है तब वह समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो आपको सर्वांतर निकालने के लिए आपको A2 में से A1 घटाना है, यदि आपको प्रथम दो पद का सर्वांतर निकालना है, और यदि आपको A2 और A3 के बीच सर्वांतर निकालना है तो आपको A3 में से A2 घटा देना है। इसी प्रकार आपको आगे बढ़ते जाना है। यदि आपका जैसे A5 पद होगा तो आपको इसके और इसके बीच सर्वांतर निकालना है, तो आपको A5 में से A4 घटा देना, यानी बड़े पद में से छोटा पद घटाना है। तो ये रहा आपका सर्वांतर। और जो आपका A1 होता है वो होता है आपका प्रथम पद, इसे हम बोल सकते हैं प्रथम पद। इसके बाद आपका आता है समांतर श्रेणी में nवां पद। n बराबर होता है आपका पदों की संख्या। इसे आप स्टूडेंट्स याद करते जाएं, क्योंकि ये आपका जो प्रश्नावली आगे अध्याय 5 में जो प्रश्नावली है उसमें यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जो आपका n होता है वो पदों की संख्या होती है, और जो आपका an होता है वो होता है nवां पद। जितनी आपकी पदों की संख्या होगी वो आपका nवां पद होगा, और an होगा आपका nवां पद। और एक और होता है आपका an बराबर होता है आपका सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें आपका जो d होता है वो होता है आपका सर्वांतर, और जो आपका a होता है वो होता है आपका प्रथम पद, और जो n होता है वो होता है पदों की संख्या। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकें, उदाहरण के लिए मैं समझाता हूं आपको कि जैसे आपको A5 पद ज्ञात करना है, तो इसमें आपको क्या क्या ज्ञात होना चाहिए। पहले तो आपको सर्वांतर, इसमें आपको 2 पद ज्ञात होना चाहिए। पहले तो प्रथम पद ज्ञात होना चाहिए, और दूसरा सर्वांतर ज्ञात डी, और इसे कहते हैं ए। इसमें यदि आपको कोई भी पद निकालना हो तो उसके लिए आपको ए का मान पता होना चाहिए, और डी का मान। डी होता है आपका सर्वांतर और ए होता है प्रथम पद। और आपको जो एन है वो आपको दिया रहता है n बराबर 5, क्योंकि आपको A5 में पद निकालना है तो n का मान क्या होगा 5। तो आपको कोई भी पद निकालना हो तो उसके लिए आपको प्रथम पद और सर्वांतर दोनों की आवश्यकता होगी। तो प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, सर्वांतर को डी से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि जैसे A5 में पद निकालना है तो आपको लिख देना है A5 बराबर A प्लस n माइनस 1 डी। तो ए अपना जो ए का मान होगा वो ए जो कहते हैं होगा प्लस n का मान क्या है आपका 5 माइनस 1 इंटू डी। तो आपका हो जाएगा A प्लस 4D। इसी प्रकार जैसे आपको A6 का मान निकालना है तो हो जाएगा A प्लस n माइनस 1D। तो A6 का मान क्या हो जाएगा A प्लस n के स्थान पर रख दें आप 6 माइनस 1D। तो आपका A का मान आ जाएगा A6 का मान आ जाएगा A प्लस 5D। तो इस प्रकार आप किसी पद को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम प्रश्नावली 5.1 को हल करते हैं। तो जो आपकी प्रश्नावली 1 है वो काफ़ी सिंपल है, इसलिए मैंने आपको पहले समांतर श्रेणी के बारे में बता दिया है। तो जो आपकी प्रश्नावली 1.1 है, इसमें आपको जो आपका पहला क्वेश्चन वो है आपका निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है यानी एपी है और क्यों है। तो आपको यह बताना है कि कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं है। तो आपको जो
जो आपका तथ्य दिया गया है इसे आपको पढ़कर बताना है कि कौन सा आपकी समांतर श्रेणी है, कौन सी नहीं है। तो चलो हम पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतने मोस्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि जो आपकी प्रश्नावली और आगे सॉल्व करने वाले हैं उसमें ये काम आएंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें पहले हम बना लेते हैं एक सड़क, इसमें लिख देते हैं किलोमीटर 1 2 3 4 और 5। ये रही आपकी सड़क। यदि कोई टैक्सी चलती है तो इसमें आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15। यदि यहाँ से यहाँ तक चलना प्रारंभ करते हैं तो आपको किराया कितना लगता है, 15। इसके बाद यदि दूसरे किलोमीटर से तीसरे किलोमीटर की ओर चलते हैं तो किराया 8 रुपया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी प्रकार फिर 2 से 3 किलोमीटर की ओर चलते हैं तो फिर 8 रुपया किराया बढ़ता है। हर किलोमीटर पर आपका जो किराया होगा वो 8 रुपया बढ़ता है, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। तो आपको लिखना है नीचे दिया है प्रथम किलोमीटर का किराया। तो जो आपका प्रथम किलोमीटर का किराया है वो A1 बराबर क्या है आपका 15, जो आपका प्रश्न में दिया गया 15 रुपए। अब द्वितीय किलोमीटर का किराया, जो आपका द्वितीय किलोमीटर का किराया A2 बराबर क्या होगा आपका 8 रुपए बढ़ जाता है, तो A1 प्लस 8। तो आपका प्रथम किलोमीटर का था 15, तो आप यहाँ रख दें A1 बराबर 15 प्लस 8 रुपए बढ़ जाते हैं तो प्लस 8 कर दें, तो यहाँ हो जाएगा आपका 23 रुपए। इसके बाद आपको तृतीय किलोमीटर का किराया, जो आपको तीसरे किलोमीटर के लिए किराया लगेगा वो लगेगा आपको A3 बराबर A2 प्लस 8। तो A2 का मान क्या है आपका 23 प्लस 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगी आपकी 31 रुपये। तो आपको किसी भी मतलब यदि आपको यह बताना है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो इसके लिए आपको प्रथम 3 पद निकाल लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि यह समांतर श्रेणी या नहीं है। तो हमने A1 A2 A3 यानी 3 पद निकाल लिए। अब हम निकालते हैं सर्वांतर, तो हम बता सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी होगी या नहीं। तो हम निकालेंगे अब सर्वांतर। तो सर्वांतर के लिए मैंने आपको सूत्र बता दिया था कि जैसे हम निकालें सर्वांतर D बराबर होता है D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो जो आपका A2 है, A2 का मान है आपका 23 और माइनस A1 का मान है आपका 15, तो यहाँ आ जाएगा आपका 8। इसी प्रकार D2 निकालें, दूसरा सर्वांतर निकालें, तो दूसरा सर्वांतर आ जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 का मान क्या है आपका 31 और जो आपका A2 का मान है वो है आपका 23, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका 8। तो आप देख सकते हैं कि जो सर्वांतर आ रहा है वो बिल्कुल समान आ रहा है। यहाँ D1 का मान भी आपका 8 है और D2 का मान भी 8 है। आप लिख सकते हैं आप अतः सर्वांतर समान है। अतः समांतर श्रेणी है। यही आपका हो जाएगा आंसर। समांतर श्रेणी की सबसे अच्छी पहचान है कि आप सर्वांतर निकाल लें और यदि सर्वांतर समान आते हैं
तो आपकी समांतर श्रेणी होगी अन्यथा नहीं होगी। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार है। बोल रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, एक कोई बेलन है उसमें हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग, जो बेलन में हवा है वो पंप के द्वारा निकाले जाने वाली हवा कितनी है, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जो पंप द्वारा हवा बेलन से बाहर निकाली जाती है वो एक बार में कितनी निकाली जाती है, 1/4। तो चलो इसे हम हल करते हैं। तो पहले आप बना ले इसमें एक चित्र। तो आपका जो पहले का दूसरा क्वेश्चन है इसमें आप पहले बेलन बना लें, तभी आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये रहा आपका बेलन और इसमें एक लगा दें पंप। तो ये रहा आपका पंप। अब लिखें आप माना बेलन में हवा की मात्रा, हवा की मात्रा 1 है, ये हमने मान लिया है। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, क्योंकि ये आपका प्रथम पद है। इसके बाद आपको लिखना है प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या है, हवा निकालना। जो आपकी हवा निकाली जाती है वो है आपकी कितनी, 1/4। एक बार में जो हवा आपकी पंप द्वारा हवा निकाली जाती है वो है आपकी 1/4। तो A2 क्या हो जाएगा आपका, A2 बराबर A1 माइनस 1/4। तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/4। A2 का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे आपकी हवा की कुल मात्रा है आपकी 1 और आपकी जो हवा की मात्रा निकाल दी गई है पंप द्वारा वो निकाल दी गई है 1/4। तो हम A2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे कि हम कुल हवा की मात्रा में से जो आपकी निकाली गई हवा की मात्रा उसे घटा दें तो हमें A2 का मान मिल जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 4, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3/4। ये आ जाएगा आपका A2 का मान। इसी प्रकार अब हम निकालना है A3। A3 क्या हो जाएगा आपका, जो आपका 3/4वां भाग है गैस का और जो आपका निकाली गई हवा है इसका कर दें आप गुणा। तो आप गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 3/4 चौको 16। तो जो आपकी टोटल निकाली गई हवा है वो कितनी हो गई, अब 3/16। तो आपका A3 होगा, जो A3 बराबर हो जाएगा आपका, A3 क्या होगा आपको, A3 होगा आपका A2 माइनस 3/16। जो आपकी निकाली गई हवा है उसमें से उसे आपको घटा देना है जो आपकी शेष हवा बची है। 3/4 हमारी शेष हवा है और निकाली गई हवा है आपकी 3/16। तो हमने 3/4 में से माइनस के 3/16 कर दिए हैं। तो आपका A2 का मान क्या है, 3/4 माइनस 3/16। तो यहाँ आ जाएगा लघुत्तम 16। तो यहाँ आ जाएगा 12 माइनस 3। तो यहाँ आ जाएगा आपका 9/16। अब निकालें आप सर्वांतर। तो सर्वांतर निकालें तभी आपको पता चल पाएगा कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आप सर्वांतर का सूत्र आपको ज्ञात ही है। सर्वांतर D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो आपका हो जाएगा A2 का मान है आपका कितना, 3/4 और A1 का मान है आपका 1। तो यहाँ आ जाएगा 4, 3 माइनस 4 बराबर माइनस 1/4। ये आ गया आपका D1 का मान। अब इसी प्रकार निकालना है आपको D2। तो D2 का मान क्या होगा, ये भी आपका होगा सर्वांतर। D2 बराबर होगा
A3 माइनस A2। तो आपका A3 का मान क्या है 9/16 और जो आपका A2 का मान है वो है आपका 3/4। तो इसे आप घटा दें तो यहाँ 16 आ जाएगा लघुत्तम। तो 9 माइनस 4 चौको 16, 4 बार गया भाग तो 4 × 3 = 12। तो यहाँ आ जाएगा आपका -3/16। तो आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि D1 का मान है आपका -1/4 और जो आपका D2 का मान है वो है आपका -3/16। तो जो आपका सर्वांतर निकला है वो बराबर नहीं है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अतः सर्वांतर समान नहीं, सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं होगी। समांतर श्रेणी नहीं होगी। ये रहा आपका क्लियर आंसर। इसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। तो जो आपकी प्रथम मीटर खुदाई की लागत है वो है आपकी 150 और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो पहले की तरह था कि हर किलोमीटर पर आपका 8 रुपये बढ़ता जाता था। इसी प्रकार इसमें भी है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई में 50 रुपये क्या होते जाते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इजी है। चलो मैं इसे भी आपको बता देता हूँ, लेकिन है वो पहले की तरह। तो जो आपका तीसरा क्वेश्चन है इसमें आप पहले बना लें एक कुआं। तो जैसे ये रहा आपका कुआं, ये है आपका कुआं, इसे ले लें आप मीटर में। तो पहला 1 मीटर है उसकी खुदाई करने में आपको लागत आई 150 रुपये। इसके बाद जो आपका दूसरा मीटर है उसे खोदने में आपको लगी कितनी लागत, 50 रुपये बढ़ गई। तो आपको 150 में 50 जोड़ देना, तो आपकी लागत कितनी हो जाएगी 200। और जब आपका तीसरा मीटर है उसे खुदाई करने में आपको फिर से 50 रुपये का लगे, तो आपको 200 में 50 और जोड़ देना, तो यहाँ आ जाएंगे आपके 250। इसी प्रकार आप जो आपके चौथे मीटर खुदाई के लिए आपको लागत लगेगी वो होगी आपकी 300 रुपये, क्योंकि हर मीटर की खुदाई के लिए 50-50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे आपने देखा है कि कुएं की प्रथम मीटर की खुदाई के लिए आपको 150 रुपये लगी, तो जो दूसरी मीटर की खुदाई है उसमें आपको 50 प्लस करना है, तो 150 में 50 जोड़ दें तो आपका 200 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर तीसरी मीटर की खुदाई में 50 एक्स्ट्रा लगेंगी, तो 200 में 50 और जोड़ें 250। और चौथे मीटर की खुदाई के लिए आपको 300 रुपये लगेंगी। जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि हर मीटर की खुदाई में आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ये रहा आपका चित्र। इसके बाद हम इसे कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ लिख दें आप प्रथम मीटर की लागत, जो आपकी प्रथम मीटर की लागत है वो है आपकी 150 रुपये। ये हो गया आपका A1 का मान। इसी प्रकार द्वितीय मीटर की लागत, जो आपकी दूसरी मीटर की खुदाई की लागत होगी वो होगी 50 रुपये एक्स्ट्रा, तो आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 200 रुपये। आपको A1 में प्लस 50 कर देना है। इसी प्रकार तृतीय मीटर की लागत, जो आपकी तीसरी मीटर की खुदाई की लागत होगी वो होगी A3 बराबर, इसमें 200 में फिर प्लस 50 कर दें तो आपका हो जाएगा 250 रुपये। इसी प्रकार आपको चतुर्थ मीटर की लागत, जो आपको चौथे मीटर की खुदाई की लागत होगी वो होगी A4 बराबर 50 और प्लस कर दें तो आपका यहाँ हो जाएगा 300 रुपये। तो ये रहे आपके A1, A2, A3 के मान। अब निकाल लें आप सर्वांतर D1 बराबर, तो आपका हो जाएगा A2 माइनस A1
तो A2 का मान है आपका 200 माइनस A1 का मान है आपका 150, तो यहाँ आ जाएगा आपका 50। ये आ गया आपका D1 का मान। इसी प्रकार आप निकाल लें D2 का मान। D2 बराबर क्या होगा आपका A3 माइनस A2, तो यहाँ आ जाएगा आपका 250 माइनस A3 का मान है 250, A2 का मान है आपका 200, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका 50। ये आ गया आपका D2 का मान। तो आप देख सकते हैं कि D1 का मान 50 है और D2 का मान भी 50 है। इसी प्रकार यदि आप और सर्वांतर निकालेंगे D3, D4, D5, तो उनके मान भी आपके 50-50 आने चाहिए। यदि सर्वांतर समान आएगा तो वो समांतर श्रेणी होगी। तो इसमें सर्वांतर क्या है, समान आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं आप स्पष्ट तरीके से लिख सकते हैं, अतः सर्वांतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी होगी। इसलिए क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। और जो आपका चौथा क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो एक खाता, उसमें 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की दर मतलब ब्याज के द्वारा जमा की जाती है। तो इसमें आपको पहले A1 A2 के मान निकाल लेना, इसके बाद आपको सर्वांतर निकालना, तभी आपको ज्ञात होगा कि यह आपकी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आप यहाँ लिखें, ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। तो इसमें आपको लिखना है पहले वर्ष की राशि। तो जो आपकी पहले वर्ष की राशि है वो है A1 बराबर 10,000 रुपये, और जो आपकी दर कितनी है आपकी 8%। तो आपको दूसरे वर्ष का ब्याज, जो आपका दूसरे वर्ष का ब्याज होगा वो कितना होगा आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो आपका मूलधन क्या है 10,000 गुणे दर है आपकी 8, समय है 1 वर्ष, यहाँ हो जाएगा 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 800 रुपये। तो आपका जो ब्याज होगा वो होगा आपका 800 रुपये। तो आप नीचे लिखें दूसरे, ये आ गया आपका ब्याज। तो अब यहाँ लिखें दूसरे वर्ष की राशि। तो जो आपकी दूसरी वर्ष की राशि होगी वो क्या होगी आपकी 10,000 प्लस 800, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10,800 रुपये। ये होगी आपकी दूसरी वर्ष की राशि यानी मूलधन। ये आ गया आपका A2 का मान। इसी प्रकार आपको निकालना है तीसरे वर्ष का ब्याज। तो जो आपका तीसरे वर्ष का ब्याज होगा उसके लिए मूलधन क्या होगा आपका 10,800 गुणे दर आपकी सेम रहेगी, और जो आपका समय है वो भी आपका सेम रहेगा 1 वर्ष, और यहाँ हो जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएंगी, यहाँ आपका आ जाएगा, आप गुणा कर लें तो यहाँ आ जाएगा आपका 11,664 रुपये। ये आ गया आपका तीसरे वर्ष का ब्याज। सॉरी, यहाँ पर आएगा आपका कितना, यहाँ पर आ जाएगा 864। ये आपका आ गया ब्याज। तो जो आपका तीसरे वर्ष की राशि होगी तो क्या होगी, वो होगी आपकी 10,800 प्लस 864, जो आपका मूलधन है और जो आपका ब्याज, इसे आप टोटल कर दें तो आ जाएगा आपका 11,664। ये आपकी रही तृतीय वर्ष की राशि। अब निकाल लें आप सर्वांतर। तो सर्वांतर
D1 बराबर होगा, ये आ गया आपका A3 का मान, D1 बराबर होगा आपका A2 माइनस A1। तो A2 क्या है आपका 10,800 और A1 है आपका 10,000। तो यहाँ आ जाएगा आपका 800 रुपये। ये आ गया आपका सर्वांतर D1। अब आप निकालना है आपको D2। तो D2 निकालें आप। तो D2 क्या होगा आपका A3 माइनस A2। तो A3 का मान है आपका 11,664 माइनस A2 का मान है आपका 10,800। तो इसे आप कर दें माइनस। तो माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 864। तो आपका D2 का मान है आपका 864 और जो आपका D1 का मान आया था वो आया था आपका 800 रुपये। ये आपका D1 का मान, ये है D2 का मान। तो आपके सर्वांतर समान नहीं है, अतः आप लिख दें अतः सर्वांतर समान नहीं है, इसीलिए समांतर श्रेणी नहीं होगी। समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो ये रही आपके पहले के संपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने आपको हल करवा दिए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका दिया गया है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D निम्नलिखित है। तो आपको इसमें प्रथम पद और सर्वांतर दिया गया है, आपको प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो चलो इसे हम हल कर लेते हैं। तो आपको लिख देना है कि जो आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन है वो है आपका, इसमें आपको लिख देना दिया है आपको प्रथम पद A बराबर 10 दिया गया और सर्वांतर है जो आपका वो भी आपका 10 दिया गया है। तो इसमें आपको प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो आपको जो आपका द्वितीय पद होगा, द्वितीय पद A2 बराबर होगा आपका A1 प्लस D, जो आपका सर्वांतर दिया गया है। तो आपका A1 का मान क्या है, A1 है आपका 10 और प्लस D सर्वांतर भी आपका क्या है 10। तो आपका A2 बराबर हो जाएगा आपका 20। इसी प्रकार आपको तीसरा पद निकालना है, तृतीय पद। तो आपका तृतीय पद A3 बराबर हो जाएगा A2 प्लस D। तो आपका A2 का मान है 20 प्लस D का मान है आपका 10। तो यहाँ हो जाएगा आपका 30। इसी प्रकार आपको चौथा पद निकालना है, चतुर्थ पद। तो आपका जो चतुर्थ पद A4 बराबर क्या होगा, A3 प्लस D जहाँ पर आपका सर्वांतर होगा। तो A3 का मान है आपका 30 प्लस D का मान है 10। तो यहाँ आ जाएगा आपका 40। तो ये रही आपके प्रथम चार पद। तो यहाँ आप लिख सकते हैं AP श्रेणी क्या होगी 10, 20, 30, 40 ... और आपको यदि पांचवा पद ज्ञात करना होगा तो आप A4 प्लस D कर दें। तो आप पांचवा पद, इसी प्रकार आप जितने पद आपको ज्ञात करना हो उतने पद आप ज्ञात कर सकते हैं और AP श्रेणी यानी समांतर श्रेणी को लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, आपको इसी प्रकार सभी क्वेश्चन को हल कर लेना जो दूसरे क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, दिया है प्रथम पद A बराबर आपका दिया गया है -2 और जो आपका सर्वांतर है, सर्वांतर D बराबर दिया गया है 0। तो आपको इसमें 4 पद ज्ञात करना है। तो आप लिख दें द्वितीय पद, क्योंकि प्रथम पद आपको दिया गया है तो द्वितीय पद बराबर होगा A1 प्लस D। तो यहाँ हो जाएगा A1 का मान है -2 प्लस D का मान है आपका 0। तो यहाँ आ जाएगा आपका -2, ये होगा आपका A2 का मान। इसी प्रकार आपका A3 क्या होगा आपका A2 प्लस D। तो A2 है आपका -2, D का मान है आपका 0। तो यहाँ आ जाएगा -2, ये हो जाएगा आपका A3 का मान।
इसी प्रकार आपको A4 का मान निकाल लेना है। तो आपका A4 का मान क्या होगा, A4 होगा आपका, A4 बराबर होगा आपका A3 प्लस डी। तो यहाँ A3 का मान है -2 प्लस डी का मान है आपका 0। तो ये आ जाएगा आपका A4 बराबर -2। तो ये रहे आपके 4 मान जो हमें ज्ञात करने थे। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन आपको 5वां सॉल्व करके बताता हूं। और जो आपका तीसरा और चौथा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है और इजी है, तो आप खुद से कर लें। तो मैं चलो आपको 5वां क्वेश्चन बताने वाला हूं। 5वां है आपका, दिया है प्रथम पद ए बराबर है आपका -1.25 और जो आपका डी का मान है सर्वांतर। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो आपकी क्लास 10 NCERT मैथ है वो उसका संपूर्ण सॉल्यूशन इसी चैनल पर मिलने वाला है। ये रही आपका सर्वांतर 0.25। तो आपको प्रथम पद दिया गया, द्वितीय पद निकालना। द्वितीय पद A2 बराबर क्या होता है, सूत्र A1 प्लस डी। आपको आपको जो पद ज्ञात करना है उससे आपको पहला वाला पद ज्ञात जोड़ दें, उसमें आपको सर्वांतर जोड़ देना। जैसे आपका द्वितीय पद आपको ज्ञात करना है, तो आपका द्वितीय पद से पहला पद होगा प्रथम पद, तो आपको A1 प्लस डी कर दें। तो A1 का मान है आपका -1.25 और डी का मान है +0.25। ये माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, और यहाँ हो जाएगा 1.50। इसी प्रकार आपको A3 निकालना है। A3 बराबर होगा A2 प्लस डी। तो A2 का मान है -1.50 प्लस, यहाँ हो जाएगा आपका D का मान है -0.25। तो इसमें फिर जुड़ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -1.75। इसी प्रकार आप A4 का मान लगा ले। हो गया आपका A3 का मान। A4 का मान, A4 बराबर होगा आपका A3 प्लस डी। तो A3 का मान है -1.75 और जो आपका D का मान है वो होगा आपका -0.25। तो यहाँ हो जाएगा आपका -0.2। A4 का मान आ गया आपका A4 का मान। यही आपका हो जाएगा क्लियर आंसर। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो आपके तीसरा और चौथा क्वेश्चन है। इसे आप स्वयं से हल कर लें, बहुत ही सिंपल है। जो विधि मैंने आपको बताई इसी विधि के द्वारा आप इन्हें हल कर लें। और जो आपका तीसरा क्वेश्चन है इसमें है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो आपको समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें आपको प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो काफी इजी है। चलो मैं इसे भी आपको हल करके बताने वाला हूं। तो जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का जो आपका होगा पहला, वो है 3 1 -3 और -1 -3 और डॉट डॉट। तो इसमें आपका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद A बराबर हो जाएगा आपका 3। जो आपकी समांतर श्रेणी में प्रथम स्थान पर दिया गया हो उसी को आप प्रथम पद कह सकते हैं। तो आपका प्रथम पद हो गया 3। अब आपको निकालना है सर्वांतर। तो सर्वांतर D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 का मान है आपका 1 और जो आपका A1 का मान है वो है आपका 3। तो यहाँ आ जाएगा -2। ये आ जाएगा आपका सर्वांतर। यही आपका हो जाएगा क्लियर आंसर। बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार मैं आपको एक और करके बता देता हूँ आपको। चलो मैं चौथा क्वेश्चन बता देता हूँ और आप जो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए उसे आप स्वयं से हल कर लें। काफ़ी सिंपल है। 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा 3.9। ये रही आपकी समांतर श्रेणी। तो इसमें जो आपका प्रथम पद है
प्रथम पद हो जाएगा आपका A1 बराबर 0.6 और जो आपका सर्वांतर रहेगा सर्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है आपका 0.7 माइनस 0.6, तो यहाँ आ जाएगा 0.01। ये आ जाएगा आपका D का मान, यही आपका हो जाएगा आंसर। सॉरी, यहाँ पर आप 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। तो ये रहे आपका आंसर। अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी यानी समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सर्वांतर और इसके 3 पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको स्टूडेंट्स ज्ञात करना है कि कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं है, यह आपको पता करना है। और यदि कोई समांतर श्रेणी होती है तो उसका सर्वांतर भी ज्ञात करना है और हमको 3 पद ज्ञात करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है 2, 4, 6, सॉरी यहाँ पर है 8, 16 डॉट डॉट। ये रही आपकी ये रही श्रेणी। तो हमको इसमें ज्ञात करना है कि कौन सी समांतर श्रेणी है कौन सी नहीं है। तो इसके लिए आपको समांतर श्रेणी पता करने के लिए हमको ज्ञात होना चाहिए कि जो इनके बीच सर्वांतर है वो एक समान है या नहीं है। यदि सर्वांतर समान होता है, सर्वांतर यानी D का मान यदि समान होता है तो यह समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो चलो पहले हम सर्वांतर ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर A1 बराबर हो जाएगा आपका 2, A2 का मान है आपका 4, A3 का मान है आपका 8 और जो आपका A4 का मान है वो है आपका 16। अब हमको निकालना है सर्वांतर। तो सर्वांतर D1 बराबर A2 माइनस A1। तो आपको A2 का मान रख देना 4 माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। ये आ गया आपका D1 का मान। इसी प्रकार D2 निकाल लें। D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 का मान क्या है आपका 8 माइनस A2 का मान है आपका 4, तो यहाँ आ जाएगा सर्वांतर 4। ये आ गया आपका D2 का मान। तो आपने देखा कि D1 का मान है 2 और आपका D2 का मान है 4, तो जो सर्वांतर है वो आपके समान है या नहीं है। तो जो आपके सर्वांतर है वो समान नहीं है। यदि सर्वांतर समान नहीं है तो आपकी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो आप यहाँ लिख दें, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। यही आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। इसी विधि के द्वारा आपको पता करना है कि कौन सी समांतर श्रेणी है या नहीं है। आपको सिर्फ सर्वांतर ज्ञात कर लेना है और यदि सर्वांतर समान आते हैं तो आपकी समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो चलो मैं आपको और क्वेश्चन भी हल करके बता देता हूं। तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन है आपको इसी विधि के द्वारा जो आपके चौथे क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हीं सभी को आपको इसी विधि के द्वारा हल कर लेना है। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ सर्वांतर ज्ञात कर लेना है। यदि सर्वांतर समान आते हैं तो आपकी समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये रही आपकी श्रेणी। इसमें आपका प्रथम पद है 2, द्वितीय पद है आपका A1 का मान है 2, A2 का मान है 5/2, A3 आपका 3 और A4 है 7/2। तो आपको सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर लिखें, सर्वांतर D1 बराबर A2 माइनस A1। तो आपका A2 का मान क्या है 5/2 माइनस A1 है आपका 2। तो यहाँ ले लें आप लघुत्तम 2। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 से कर दें भाग तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा कर दें ऊपर तो 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 का भाग करें 2 में तो 2 बार जाएगा और 2 का कर दें ऊपर गुणा तो 4। तो यहाँ आ जाएगा बराबर 1/2। ये आ गया आपका D1 का मान। इसी प्रकार आपको D2 ज्ञात करना है।
D2 होगा आपका A3 माइनस A2। तो आपका A3 का मान क्या है, A3 का मान है आपका 3 माइनस A2 का मान है आपका 5/2। तो इसमें भी आपको लघुत्तम ले लेना है 2, और यहाँ कुछ नहीं है बटे में, तो 1 का भाग करें 2 में तो 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर कर दें गुणा, तो यहाँ जाएगा 6, और यहाँ भाग 1 बार जाएगा तो यहाँ जाएगा आपका 5। 6 में से 5 जाएंगे तो आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा D2। तो आपने देखा कि D, तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि आपका जो D1 का मान है वो है आपका 1/2, और जो आपका D2 का मान है वो भी आपका 1/2 है। तो आपके जो सर्वांतर हमने निकाले वो एक समान है। यदि सर्वांतर आपके समान आते हैं तो आपकी समांतर श्रेणी होगी। तो यहाँ आप नीचे लिख दें, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी या है। तो इसके बाद यदि समांतर श्रेणी है तो इसके हमको निकालना है 3 पद। तो 3 पद हम इसके निकाल देते हैं। इसके 3 और पद निकालना है, तो चलो हम इसके 3 पद और निकाल देते हैं। तो आपको आपकी जो श्रेणी है वो है आपकी 2 5/2, और है आपकी 3 7/2। तो इसमें आपको जो सर्वांतर है इन सभी का सर्वांतर है, इनके बीच में अंतर है आपका 1/2, और जो इसमें भी है इसमें भी आपका 1/2 है। तो अब यदि आपको 3 पद आगे ज्ञात करने हैं तो इसमें आपको प्लस 1/2 करते जाना है। तो आप 7/2 में 1/2 जोड़ दें, यहाँ आप रफ कार कर लें, 7/2 प्लस 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 7, यहाँ 1, तो बराबर 8/2। तो प्लस सॉरी यहाँ कॉमा, यहाँ अगला पद क्या आ जाएगा 4। अब 4 में हम 1/2 जोड़ दें, प्लस 1/2 कर दें, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएंगे लघुत्तम। तो यहाँ जाएगा आपका 8 प्लस 1, तो यहाँ जाएगा आपका कॉमन 9/2। और अब हम 9/2 में भी प्लस 1/2 कर दें, तो यहाँ आ जाएगा 2, 9 प्लस 1 बराबर 10/2, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5। तो ये रही आपके अगले 3 पद, 4 9/2 और 5। ये आपको कैसे ज्ञात हुई, आपका जो सर्वांतर है वो मतलब आपके पदों के बीच में सर्वांतर है वो है आपका 1/2। तो इस 7/2 में आपको 1/2 प्लस कर देना, तो जो पद आएगा उसमें फिर 1/2 प्लस कर देना है, क्योंकि इन दोनों जो आपके पद दिए गए हैं उनके बीच सर्वांतर क्या है 1/2 है। तो आपको प्लस 1/2 करते जाना, क्योंकि इसमें 2 के बाद प्लस 1/2 हुआ तो आया 5/2। इसी प्रकार आपको 7/2 में प्लस 1/2 कर देना तो 4 आ जाएंगे, फिर आपको प्लस 1/2 कर देना तो 9/2, प्लस 1/2 फिर कर देना आपको तो आ जाएंगे आपके 5। तो यही आपके अगले 3 पद होंगे, यही आपका होगा क्लियर आंसर। इसी प्रकार आपके जो चौथे में क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी संपूर्ण क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करके बता देता हूं, तो आप देख लें कौन सा। यह मैं आपको अब बताने वाला हूं 5वां क्वेश्चन। तो आपका जो यहाँ देख लें, तो जो आपका 5वां क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, आप स्टूडेंट्स स्वयं से हल करें, आप पे बहुत ही इजीली तरीके से बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल है। 3 + 2√2, 3 + 3√2, ये रहा आपका चौथे का 5वां क्वेश्चन। क्योंकि इसमें रूट में संख्या तो इसे मैंने सोचा कि इसे मैं आपको हल करके बता देता हूँ। यदि मैं आपको संपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा हल करके तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा और काफ़ी इजी है, तो आप भी कुछ प्रैक्टिस करें
तो आप पे भी अच्छे बेहतरीन तरीके से बनने लगेंगे। तो आपका जो 5वां क्वेश्चन है इसमें आपको पहले कर लेना है सर्वांतर ज्ञात। तो हम लिख देते हैं सर्वांतर D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। जो फॉर्मूला होता है उसी का यूज आपको इसमें कर देना और आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा A2, आपको पता है कि 3 प्लस √2 है, कॉमा माइनस A1 क्या है आपका 3। तो आपको D1 क्या हो जाएगा, 3 में से -3 चले जाएंगे, √2 आपका आ जाएगा। तो ये रहा आपका D1 का मान। इसी प्रकार आपको D2 ज्ञात कर लेना है। D2 का सूत्र क्या होता है A3 माइनस A2। आपको बड़े जो आपका अगला मतलब A3 है इसमें से आपको A2 घटा देना, बड़े पद में से छोटा पद घटाना है। तो आपका A3 का मान क्या है आपका 3 प्लस 2√2, ये है आपका A3 का मान। और जो आपका A2 का मान है वो है 3 प्लस √2। तो इसमें आपको घटा देना है। तो आपका क्या आ जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 से 3 कट जाएगा और 2√2 से माइनस 1√2 1√2 चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका ओनली √2, ये आ जाएगा आपका D2 का मान। तो आपने देखा कि D1 का मान भी √2 और D2 का मान भी √2 है। तो जो आपकी दी गई श्रेणियाँ अब नीचे लिखते हैं, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। जो आपकी दी गई श्रेणी वो समांतर श्रेणी होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपके D1 और D2 यानी सर्वांतर समान आ रहे हैं। यदि सर्वांतर समान आएंगे तो आपकी समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब हमको निकालना है इसके 3 और पद। तो 3 पद यदि आपको निकालना है तो आपका जो लास्ट वाला पद है वो है आपका 3 प्लस 3√2। आपका जो लास्ट पद है वो है आपका 3 प्लस 3√2। तो आपका जो सर्वांतर आया है इसमें आपको इसमें कर देना है प्लस। तो आप प्लस √2 से इसमें जोड़ दें। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका बराबर आ जाएगा 3 प्लस 4√2, ये आपका आ जाएगा। क्योंकि 3√2 पहले से एक और 1√2 और इसमें ऐड हो जाएगा तो आपका 4√2 हो जाएगा। तो ये आगे आपका जो आपको 3 पद ज्ञात करने हैं तो आपका प्रथम पद इसमें आ गया। अब आपको दूसरा पद ज्ञात करना है। तो इसमें जो आपको नया पद मिला है, इस नया पद आ गया है आपका 3 प्लस 4√2। तो इसमें भी आपको सर्वांतर जोड़ देना है। जो आपका सर्वांतर आया है तो आपका यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 5√2, ये आ जाएगा। इसी प्रकार आपको और एक पद ज्ञात करना है। तो इसमें जो आपको नया पद मिला है इसमें भी आप प्लस 5√2, इसमें भी आप सर्वांतर को जोड़ते जाएं। आपको कोई भी नया पद ज्ञात करना है उसमें आपको ये देखना है कि श्रेणी में जो अंतिम पद है उसमें आपको सर्वांतर जोड़ देना, तो आपका नया पद ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 प्लस 6√2, ये रही आपके तीनों पद नए जो हमको ज्ञात करने थे। यही आपका हो जाएगा क्लियर आंसर। इसी प्रकार मैं आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं। तो आपका चलो मैं एक आपको घात वाला क्वेश्चन बता देता हूं। तो आपका जो ये वाला क्वेश्चन है 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। और जो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं उसे आप स्वयं से हल कर लें, क्योंकि बहुत ही इजी है। जिस विधि के द्वारा मैंने आपको बताए हैं वीडियो में, उसी विधि के द्वारा आपको इन्हें सॉल्व कर लेना है। तो चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका, जो आपको श्रेणी दी गई है वो है आपकी 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 7 की घात 2।
तो इसमें पहले आपको क्या करना है, यदि आपको समांतर श्रेणी पता करना है तो इसके लिए आपको पहले करना है सर्वांतर ज्ञात। तो आपका जो सर्वांतर है, सर्वांतर D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। फॉर्मूला वही, उसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है जो आपके चौथे क्वेश्चन में संपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी में केवल एक ही फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने आपको बताए हैं वीडियो में। तो आपको आपका जो A2 का मान है वो है आपका 3 की घात 2 माइनस A1 का मान है 1 की घात 2। तो यहाँ आप सॉल्व कर लें, 3 तरह का 9 और यहाँ 1, तो यहाँ आ जाएगा आपका 8। ये आ गया आपका D1 का मान। और जो आपका D2 का मान है वो हो जाएगा आपका A3 माइनस A2। तो यहाँ A3 क्या है आपका 5 की घात 2 माइनस A2 क्या है 3 की घात 2। तो यहाँ आ जाएगा आपका 5 25, 3 तरह का 9। तो D2 क्या आ जाएगा आपका, D2 आ जाएगा 16 है। तो आपने देखा कि D1 है 8, D2 है आपका 16। तो जो सर्वांतर ज्ञात हो रहे हैं वो आपके एक समान ज्ञात नहीं हो रहे। तो आप स्पष्ट तरीके से लिख सकते हैं, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी को हम AP से भी प्रदर्शित करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आपके रहे संपूर्ण क्वेश्चन। यदि आपका सर्वांतर समान आता है तो वो समांतर श्रेणी होगी और आपको अगले 3 पद भी इसमें निकाल देने हैं। और यदि आपका सर्वांतर एक समान नहीं आता है तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सर्वांतर निकाल लें 2 और इसके बाद आपको नीचे लिख देना दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद जो आपके और शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं इसे आप स्वयं से हल कर लें, काफ़ी सिंपल है और काफ़ी ईजी है। जो विधि मैंने आपको बताई इसी विधि के द्वारा आपको स्वयं से हल कर लेना है और इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। तो स्टूडेंट्स जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपकी जो NCERT क्लास 10 मैथ का संपूर्ण सॉल्यूशन है वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद जय भारत।